नमस्कार। एक वाक़या याद आता है। इससे पहले कि शुरू करूं, एक बचपन का वाक़या सुनाता हूं। हमारे स्कूल में जैसा मैंने कल बताया था, श्रीपाल यादव होते थे मेरे अध्यापक, मेरे गुरु, मेरे हिंदी को सुधारने वाले, हिंदी पढ़ाने वाले। आई थिंक द बेस्ट टीचर इन हिंदी, सर्वोत्तम अध्यापक हिंदी के। वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में स्कूल में बहुत ध्यान रखते थे। सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांव के स्कूलों में कल्चरल एक्टिविटीज़ के नाम पे 15 अगस्त और 26 जनवरी ही होते हैं। इसके अलावा उनको गांधी जयंती के दिन छुट्टी हो जाती है या कुछ और हो जाता है। मगर हमारा स्कूल कल्चरल एक्टिविटीज़ में श्रीपाल जी की वजह से काफ़ी एक्टिव था। एंड मैं अपनी खुशकिस्मती कहूँगा कि मैं भी उन दिनों काफ़ी एक्टिव था। मैं उस ग्रुप का हिस्सा था। मुझे ना तो गाना आता है, आवाज़ अच्छी है नहीं, गाना नहीं गा सकता, मगर ग्रुप का हिस्सा था क्योंकि कुछ करने में मैं हमेशा कामयाब रहा। बोलना आता है, प्रोनाउंसिएशन ठीक है, शब्दों का उच्चारण मैं सही से कर लेता हूँ। शायद ये अच्छाइयाँ थी, तो श्रीपाल जी ने मुझे उसमें शामिल किया। और दूसरा, क्लास में उस टाइम पे क्राइटेरिया ये भी होता था कि जो भी टॉपर बच्चे हैं उनको ले लिया जाए, या किसी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई क्वालिटी है, जैसे किसी को गाना आता है तो उसको ले लिया जाए। डांस को इतना ज़्यादा हमारे यहाँ प्रेफर नहीं किया जाता था। अभी भी हरियाणा में डांस को बस हरियाणवी डांस को छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। तो हुआ यूँ कि 15 अगस्त था। 15 अगस्त पे हमारे यहाँ एक सिस्टम है। उस स्कूल में उस टाइम पे एक सिस्टम रखा गया था कि बच्चे की जितनी भी उपलब्धियां हैं उन सब के लिए उसको वहाँ पे इनाम दिया जाएगा। अगर उसने पिछली क्लास में कोई परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले पूरे एक साल में, तो उस 15 अगस्त पे उसको पुरस्कृत किया जाएगा। उसने गाने में कुछ किया है तो पुरस्कृत किया जाएगा। उसने कोई स्पीच दिया है उसके लिए पुरस्कृत किया, यानी कि कुल मिला के पुरस्कार दिए जाते हैं 15 अगस्त को। पुरस्कार होता है। उस टाइम पे मुझे याद है कॉपी होती थी, पेंसिल होती थी, एक ज्योमेट्री बॉक्स होता था। रिसोर्सेज काफ़ी कम थे स्कूल के अपने रिसोर्सेज। मैं बता दूं आपको, जो दान है ये मंदिरों में मिलता है, स्कूलों को दान कभी से नहीं मिलता, कभी से। मुझे याद है हमारे जो चीफ गेस्ट होते थे वो वो बड़े ही ज़ोर शोर से हमारे जो श्रीपाल जी थे वो स्टेज भी संभालते थे, तो ज़ोर से मुझे 101 रुपये का दान दिया है सरपंच साहब ने। इस तरह के दान होते थे। दान आज भी नहीं है स्कूलों के लिए, तो वो जो दान है वो मंदिरों को जाते हैं सारे के सारे। अब लॉकडाउन है तो रोज़ मैं खबरें सुनता हूँ कि पंडित जी भूखे मर रहे, पंडित जी के लिए वो एप्लीकेशन दे रहे हैं जी कुछ करो नहीं तो घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अरे हम तो बहुत दिनों से कह रहे हैं भाई। पंडित, एक पूरी फौज है जो मंदिरों में बैठ के ओम स्वाहा करती है और उनका घर उसी पे चलता है। चलिए वापस मुद्दे पे आइए। तो किस्सा यूँ था कि मैंने एक 15 अगस्त पे भाषण दिया था। एक नहीं, 2 भाषण थे मेरे। भाषण ऐसा होता था कि मास्टर लिख के दे देते थे, श्रीपाल जी लिख के दे देते थे, और हम उसको वहाँ पे बिना देखे बोलते थे। कंडीशन यही थी कि हमारे सामने नेताओं की तरह लिख के पर्चा नहीं होता था। और आज उसी की बदौलत ये मैं रिकॉर्ड कर पाता हूँ बिना देखे, बिना लिखे। मैं लिखता भी नहीं,
वो यादें हैं जो जहन में हैं, वो मैं आपको आपके साथ कम्युनिकेट करता हूँ इस वीडियो से। तो सारा कुछ प्रोग्राम हो गया, उसके बाद जिनको पुरस्कार मिलना होता है उनको आगे बुला लिया जाता है, ताकि बार बार अनाउंस करेंगे और वो 600 बच्चे थे हमारे स्कूल में, 600 बच्चों के बीच में से निकल के आएगा, टाइम वेस्ट करेगा, इसलिए उन 15-20 बच्चों को आगे बिठा लिया जाता है। एक बार अनाउंस हुआ, पिछली क्लास में प्रथम रहने के लिए महिपाल को बुलाया जाता है। हाँ महिपाल आ जाओ। मैं आया, पुरस्कार मिल गया। अगर आपका नाम अगले के लिए भी है तो आप जाएंगे नहीं, आप वहीं पे बैठेंगे, बल्कि सारे वहीं बैठे रहेंगे जब तक आपको ये ना कह दिया जाए कि हाँ चलो सारे क्लास में जाओ या छुट्टी व्हाटएवर। तो मैं गया, बैठ गया। फिर अनाउंस हुआ 1-2 नामों के बाद में कि 15 अगस्त पे भाषण दिया, उसके लिए महिपाल आ गया है। महिपाल गया, एक पुरस्कार और मिल गया। फिर तीसरी बार कुछ 1-2 नामों के बाद में फिर अनाउंस हुआ, डिस्ट्रिक्ट टॉप करने के लिए महिपाल आए। फिर गया, फिर से एक इनाम मिल गया। फिर अनाउंस हुआ, पिछली बार एक प्रोग्राम हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कल्चरल प्रोग्राम था। वो क्या होता था कि स्कूलों में इंटर स्कूल कंपटीशन होते थे, उसमें खेल प्रतियोगिताएं, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स थे वो एक्चुअली। उसमें कबड्डी ये वो हमारी टीमें भी जाती थी, हमारे स्कूल की टीमें जाती है। हमारे स्कूल की टीम बताऊं, जेवलिन थ्रो और हैमर थ्रो में बहुत आगे थी। मुझे याद है वो पहलवान हमारे स्कूल के। कबड्डी कुश्ती में हमारे इतने नहीं स्कूल में प्रिपरेशन थी, मगर जेवलिन थ्रो और हैमर थ्रो मुझे मेरे स्कूल का याद है, बहुत अच्छा था वो। उनको आगे प्रमोट नहीं किया गया उस टाइम पे, अगेन वही रिसोर्सेज की बात आ जाती है, अलग बात है। तो हम कल्चरल प्रोग्राम के लिए जाते थे। वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बाद शाम को हर एक दिन 3 दिन का प्रोग्राम होता था, कल्चरल एक्टिविटी होती थी। और उसमें भी तो हमारा जो ग्रुप था उसमें मैंने शहीद भगत सिंह का रोल किया था। एक स्किट किया था हमने शहीद भगत सिंह पे, तो मैं शहीद भगत सिंह बना था, उसके लिए भी मुझे इनाम मिला। तो करते करते मेरे पास 5 इनाम इकट्ठे हो गए, 7 इनाम इकट्ठे हो गए। तो एक हमारे अध्यापक थे, उनको मेरे से खास प्यार था। अब आप समझ गए होंगे किस तरह का प्यार रहा होगा। देखिए हर तरह के व्यक्ति हर समाज में होते हैं, मैं उनको ये नहीं कह रहा वो टीचर क्या थे, मगर बस कुछ उनको मेरे से बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि मैं इतना क्यों परफॉर्म करता हूँ। उनको बस दिक्कत ये है कि आज भी लोग हर जगह मिलेंगे वो ये वाले कि ये परफॉर्म क्यों करता है, वो थोड़ा सा मत्थे में तोड़ी डाल के जो लोग सोचते हैं ना कि भाई ये क्यों हो रहा है। तो 7वें के बाद जैसे मैं फिर दोबारा से जाके उनके बीच में बैठा तो उन्होंने मेरे से सवाल किया, एंड दैट वाज सरप्राइजिंग क्वेश्चन। तब तो बच्चा था, ध्यान नहीं दिया, मगर उसके बाद जब मैंने उसको याद किया तो मुझे लगा कि ये सवाल कैसा सवाल था। सवाल ये था, उन्होंने मेरे से पूछा कि और भी लेगा क्या। मैंने उनको देखा और क्योंकि वो मेरे अध्यापक थे तो मैंने उनका नहीं जी बस ये आखिरी था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे को प्रमोट किया जाए तो हर फील्ड में या लगभग फील्ड्स में वो आगे जा सकता है। आज भी हमारे रूरल एरियाज़ के बच्चे 10वीं से आगे परफॉर्म ही नहीं कर पाते। 10वीं के आगे जाकर उनमें ऐसा स्टॉप लगता है, किसी भी फील्ड में चले जाओ, एजुकेशन में, किसी में आपके कल्चरल एक्टिविटीज़ में, किसी स्पोर्ट्स में, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती। वो अपने दम पे कुछ कर लें तो कर लें, काउंसलिंग नहीं होती, उनको सपोर्ट नहीं किया जाता है। मेरे हिसाब से शिक्षा पद्धति में
3 मेन खंभे होते हैं। नंबर 1 इंस्टीट्यूशंस, शिक्षक, शिक्षा व्यवस्था, जो जिसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, व्यवस्था बनाई गई है, नंबर 1 खंभा होता है वो। नंबर 2 सोसाइटी, आपकी सोसाइटी आपको किस तरह से आगे लेके जाती है या आपको किस तरह से सपोर्ट करती है, किस तरह से प्रमोट करती है शिक्षा के लिए, कुछ भी सीखने के लिए। शिक्षा से मेरा मतलब किताबी ज्ञान कभी नहीं होता है। शिक्षा मतलब ओवरऑल एजुकेशन। वो आपका स्पोर्ट्स में हो सकता है, वो आपका कोई रिसर्च में हो सकता है, वो आपका कोई एक पर्टिकुलर खेती में भी हो सकता है, पशुधन में भी हो सकता है। तो शिक्षा होती है। ये जो हम किताबी ज्ञान कहते हैं, इसको मैं ज्ञान नहीं मानता। ज्ञान वो होता है कि मेरे पिताजी हमें रोज़ाना महाभारत और रामायण सुनाते थे सोते टाइम। उनको मुज़बानी याद थी गीता, उनको मुज़बानी याद थी रामायण, और उनको मुज़बानी याद थी बहुत सारे, चाणक्य नीति उनको आती थी। और कितने पढ़े थे ये मैं आपको अगर बताऊंगा तो यू विल बी सरप्राइज्ड। शायद मेरे पिताजी कभी फॉर्मली स्कूल नहीं गए, फौज से रिटायर्ड थे। उनके फौज में जाना भी एक अपनी ही चीज़ थी, वो कभी फिर बात करेंगे। मगर ऐसा कोई मेरे घर में वो नहीं था कि हमें अलग से पढ़ाया जाए। मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई, मेरे पिताजी कभी स्कूल नहीं गए, मगर मेरे ब्रदर डॉक्टर हैं। मैं भी एक प्रोफेशनल ग्रेजुएट हूँ, आर्किटेक्ट जिसको कहते हैं। MRC जयपुर से आर्किटेक्चर किया है। उसके अलावा मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया, वो मैं कंप्लीट नहीं किया इंटेंसिवली, जानबूझ के, कि मैं चाहता नहीं था। अगर मैं डिप्लोमा पूरा कर लेता तो मेरे पिताजी मुझे दुकान खोल के दे देते दवाइयों की, और मैं वहाँ बैठता। चलिए वो शायद वो जो नियति जिसको कहते हैं उसको मंजूर नहीं था। तो साहब 3 पिलर होते हैं, एक शिक्षा व्यवस्था, दूसरा सोसाइटी, तीसरे नंबर पे आता है माँ बाप का नंबर। माँ बाप का शिक्षा व्यवस्था को लेके इतना अहम रोल होता है कि साइलेंट रोल होता है, वो आप उसको उच्चारित नहीं कर सकते। जिस दिन से बच्चा माँ के पेट में जाता है, उस दिन से लेके जिस दिन तक वो शिक्षा लेते हुए या पूरा जीवन उसी पे डिपेंड करता है कि माँ बाप ने उसको कैसे डील किया है। पता नहीं कहाँ तक बात सच है कि, मगर बताते हैं कि अभिमन्यु जब पेट में था तो उसने सारी युद्ध कलाएं सीख ली थी, क्योंकि कृष्ण जी उसकी माँ को चक्रव्यूह की रचना सिखा रहे थे। वैसे ही बात कर रहे थे चक्रव्यूह की उसकी माँ के साथ में, और उसने चक्रव्यूह की रचना गर्भ में सीख ली थी। ये तो पता नहीं, मगर हाँ इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर बच्चा पेट में है तो माँ का बिहेवियर, माँ के साथ होने वाली हर एक चीज़, वो उसका इम्पैक्ट गर्भ पे आता है। अगर वो अच्छा सोचेगी, अच्छी चीज़ें देखेगी, अच्छा इन द सेंस व्हाटएवर शी लाइक, ये नहीं कि वो कुछ अगर वो गलत साहित्य कोई गलत नहीं होता, वो किस प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में देखती है, दैट इज़ नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, वो उसकी अपनी है। तो उसके दिमाग को भी पहले तैयार किया जाए कि वो माँ बन रही है, आज के बाद अच्छा साहित्य पढ़ना, अच्छी फिल्में देखना, अच्छा आचरण करना, कोई व्यसन नहीं करना, मॉर्निंग वॉक करे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें करे। वो एक तपस्या शुरू हो जाती है उस दिन से माँ की, उसी दिन से तपस्या शुरू हो जाती है
पिता की, उसी दिन से तपस्या शुरू हो जाती है उस पूरे परिवार की। अगर आपको एक बच्चा अच्छा चाहिए तो आपको वो तपस्या करनी पड़ेगी। 9 महीने तक तपस्या करनी है आपको। 9 महीने तक नहीं, बल्कि जब तक वो बच्चा खुद अपने दिमाग से ना सोचने लग जाए तब तक वो तपस्या आपकी चलती रहेगी। आप ये मत सोचिए कि आपने बच्चा पैदा कर दिया, आपकी जिम्मेवारी खत्म। नहीं, ऐसा नहीं। और ये मत करिए कि आप स्पेशली डंडा लेकर उसके पीछे पड़ जाए कुछ सिखाने के लिए, ये भी गलत है। आपका आचरण बच्चे को सिखाता है अपने आप। ये कोई वो नहीं होता कि आपका बच्चा कैसा होगा। ये अगर किसी का बच्चा बिगड़ जाता है तो ज़रूरी नहीं कि वो सिस्टम में कुछ गड़बड़े रहे। माँ बाप निश्चय भी हो सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द रीजन कि बच्चा बिगड़ जाता है, थाउजेंड्स ऑफ रीजन। हम सोच भी नहीं सकते किस कारण से वो बिगड़ा होगा। जेनेटिक्स भी बहुत कुछ इन्वॉल्व है उसमें, मगर उस बात को छोड़ दीजिए। मगर ये है कि हाँ, ये 3 खंभे हैं मेन जो हमारी शिक्षा पे असर डालते हैं। माँ बाप को जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता, ही और सी इज़ द ओनली टीचर जो उस बच्चे को सिखा सकते हैं। ये नहीं कि बेटा बोलो गुड मॉर्निंग ना, आप गुड मॉर्निंग बोलिए, आप किसी के पैर छूइए, आप हाथ जोड़ के नमस्ते कीजिए, या आप झुक के करिए। वो देखता है, वो एक उस टाइम पे बच्चा देख के सीख रहा होता है। एंड विजुअल एजुकेशन इज द आई थिंक बेस्ट एजुकेशन। माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल घड़ियाँ होती हैं, इसीलिए जो गुरु शिष्य परंपरा थी वो शायद इसलिए थी कि भाई इतने लंबे समय तक माँ बाप उस तरह से नहीं रह सकते। उस तरह से रहने के लिए एक आपको सामाजिक कार्य छोड़ने पड़ेंगे। सामाजिक कार्यों में हर तरह की बातें होती हैं, पड़ोस से लड़ाई भी होती है, आपके आपस में भी लड़ाई होती है। कोई 2 व्यक्ति एक जैसे ढंग से नहीं रह सकते। अगर आप लड़ाई करते हैं तो वो भी बच्चा देखेगा और वो उसके ऊपर नेगेटिव असर आएगा ही आएगा। तो इसलिए वो व्यवस्थाएं रखी गई थी पहले, अब नहीं है। अब हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो दूसरा आता है सोसाइटी पे। सोसाइटी एक इतना अहम रोल प्ले करती है। अब मैं कहूँ, फिर से मैं अपने गांव पे आ जाऊँगा। मैं जब भी बात करता हूँ अपने को लेके करता हूँ, क्योंकि आदमी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू पे ही बात करता है। मेरे गांव का कल्चर ऐसा है, छोटा सा गांव है, मगर कल्चर ऐसा है कि वहाँ पढ़ाई को लेके बहुत बातें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा बातें होती हैं। जब हम छोटे हुआ करते तो हमें खेलने से कोई नहीं रोकता था। शाम को 6 बजे मेरे घर के बाहर में एक आंगन, हम गोरवा बोलते हैं उसको, एक चौक है, 4 रास्ते मिलते हैं, चौक बोलते थे हम गोरवा बोला करते हैं, मगर चौक कह सकते हैं। रेत होता था उसमें और हम उसमें कबड्डी खेला करते। और कबड्डी में कोई नंबर ऑफ प्लेयर्स की रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी। उसमें 4 भी हो सकते थे, उसमें 6 भी हो सकते थे, उसमें 8 भी हो सकते थे। एक बस बीच में लाइन होती थी जिसको हम पाड़ा बोला करते, दैट्स इट। और उसके बाद कबड्डी कबड्डी कबड्डी। इस तरह से डेवलपमेंट्स होती हैं। ये तो खेल भावना के साथ साथ रात को आते, खुद जाते कुएं पे जाके खुद पानी खींच के और उस ठंडे चिल्ड पानी से नहाते थे गर्मियों के दिन। और वो ठंडा पानी सोसाइटी में हमें ये कहा जाता था, कोई भी गांव का बड़ा आदमी, आज भी हमारे गांव में ये आज इतनी ज़्यादा नहीं है मगर वो परंपरा आज भी है कि हमारे गांव का बड़ा आदमी अगर किसी बच्चे को थप्पड़ मार दे तो उसके घर से कोई शिकायत करने नहीं आएगा कि आपने थप्पड़ क्यों मारा, बल्कि बच्चे की पिटाई होने के चांसेस हैं कि भाई तूने गलती करी होगी तभी तुम्हारा। अच्छी परंपरा है। इससे क्या होता है कि हमारा बड़ों के लिए आदर बढ़ता है। बच्चा चारों तरफ से ये सोच के रहेगा कि यार मैंने कुछ गलती करी, किसी ने देख लिया तो घर वाले तो कूटेंगे साथ में, यहाँ पे भी पढ़ने के चांसेस पूरे होते हैं। दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी। एक छोटा सा जो कमी मुझे लगी वो थी कि आपकी सोसाइटी, आपका गांव, आपके सरपंच, आपके पंच
ये स्कूल में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होते, स्कूल को लेके बड़े उदास वाला सीन होता है। कभी स्कूल में नहीं जाते देखने के लिए बच्चों के लिए टॉयलेट्स बने हैं कि नहीं, स्कूल में सफाई है कि नहीं, स्कूल में पढ़ाई होती भी है कि नहीं, क्या करते हैं। कभी मैं ये नहीं कह रहा आप वहाँ पे छापा मारिए, आप कभी जाइए टीचर्स के साथ बैठ के बात कीजिए ना। एक अध्यापकों को बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। पिछले दिनों में 3-4 साल पहले की बात है, बाबा साहब की मूर्ति स्थापना थी हमारे गांव में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना थी हमारे गांव में। तो हमारे गांव के एमएलए को बुलाया गया था, चीफ गेस्ट था हमारा एमएलए। वहाँ पे हमारे स्कूल का हेडमास्टर समय मांग रहा था कि मुझे 5 मिनट चाहिए, और वो चिल्ला रहा था, पीछे खड़ा चिल्ला रहा था मैं हालांकि क्योंकि गांव में मैं थोड़ा सा अब वो अलग हो गया हूँ, रीजन भी इनकी काफ़ी सालों से गांव में नहीं रहता, बाहर रहता हूँ, तो गांव वाले बस वो नमस्ते तक हैं, या वो आपस में जो उनकी डिस्कशंस होते दैट इज डिफरेंट थिंग। मगर वो हेडमास्टर ही वॉज क्राइंग कि मुझे टाइम चाहिए, 5 मिनट दे दो, मुझे बोलना है, 5 मिनट बोलना है। जानते हो 5 मिनट में आके उसने क्या बोला? आई वॉज सरप्राइज। उन्होंने ये कहा कि मेरे स्कूल में बच्चे घटते जा रहे हैं, कारण ये है कि हमारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स हमारे बच्चों को छीन के लेके जा रहे हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि या तो उनको रोका जाए या कुछ हमें ऐसी सहायता दी जाए, आर्थिक सहायता या कुछ ही किसी तरह की, या काउंसलिंग बच्चों की, या बच्चे स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में डालो। जब यहाँ कम फीस है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो आप क्यों वहाँ पे भेज रहे हैं प्राइवेट स्कूल में? एंड आई वाज सरप्राइज्ड। हालांकि गांव वालों का कोई उसके लिए कोई अटेंशन नहीं रहा, कुछ किसी ने नहीं कहा। मैं उन हेडमास्टर से मिला, मैंने थैंक यू उनको बोला, मगर मैं तो गांव वाले ही मुझे बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता था। रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं करते कि वो उनका ये कहना है कि अब आप एक तो सीनियर्स में आ गए हैं और आप गांव के बारे में बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं, आप बाहर रहते हैं, तो इसलिए ठीक है आप हैं तो हम आपके रिस्पेक्ट करते हैं। तो आई एम नॉट सपोज टू गिव द सजेशंस टू द पंचायत और द एल्डर्स ऑफ द विलेज। तो ये कहीं कमी थी कन्वर्सेशन में। हमारे गांव की पंचायत कभी गई ही नहीं। पंचायत क्या, कोई मौजी आदमी होते हैं वो चले जाएं, या गांव एक कमेटी अपॉइंट कर दे 3-4 बड़े लोगों की, उसमें एक यंग हो, एक बूढ़ा हो, पढ़े लिखे हों। जैसे गांव का कोई भी इन्वॉल्वमेंट स्कूल में नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है। अगर वो इन्वॉल्वमेंट होगा तो सोसाइटी का एक इन्वॉल्वमेंट होगा, और वो इन्वॉल्वमेंट आपके एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करेगी। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो मैं क्या कहूँ, वो तो माशाअल्लाह जैसा है वैसा है। कुछ तो लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारे स्कूल के हेडमास्टर ने आके स्पेशली कहा कि बचा लो। बेशक वो इसलिए कि हमारा अगर वो स्कूल डिसॉल्व होता है तो उनका भी कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, पता नहीं कहाँ पे, तो हो सकता है। मगर मुझे तो अच्छा लगा कि उन्होंने जो कहा उसको लेके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी हैं, वो भी गांव के साथ मिलके कुछ किया जा सकता है। सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ दोगे तो सरकार नहीं चाहती एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना। कोई पॉलिटिशियन नहीं चाहता एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना। उसका कारण ये है कि पॉलिटिशियंस खुद अनपढ़ हैं। वो चाहते नहीं कि उनके ऊपर कोई पढ़ा लिखा उनसे सवाल करे। अगर सवाल करता है, कोई पढ़ा लिखा होता है तो उनसे सवाल करता है, और उन सवालों के जवाब उनके पास नहीं होते हैं, क्योंकि दे आर जस्ट इलिटरेट्स। उनको यही नहीं पता जवाब देना क्या है। अगर उनसे 2 सवाल मैं पूछ लूँ तो तीसरे का उनके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है। उनको 2 ही सवाल, 2 ही चीज़ें आती हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है और कैसे खाना है, दैट्स इट।
ना सड़कें, हमने सड़कों के जाल बिछा दिए, हमने शिक्षा में ये कर दिया, हमने इतनी यूनिवर्सिटीज़ बना दी। अरे कितनी यूनिवर्सिटीज़ बना दी तुमने, शर्म आनी चाहिए हमारी सरकार को। सरकार से ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनी, इसका मतलब लोग ज़्यादा जागरूक हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट, या वो बनने दे रहे हैं। असली बात ये। चलिए, मैं इन 3 स्तंभों की बात की है मैंने, और मैं फोकस भी इन्हीं पे रहूँगा, क्योंकि ये 3 स्तंभ ही हैं जो हमारी शिक्षा को आगे लेके जा सकते हैं। और आप भी सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।